सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th जो हमारी मैथ है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन वीडियोज़ की लिंक आपको दे देंगे, तो आप वहां से उन वीडियोज़ को कवर कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर ये हमारा छठा होने वाला है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 का 5वां प्रश्न और छठा प्रश्न तथा 7वां प्रश्न, ये सारे प्रश्न हम आज मतलब कि हम प्रश्नावली 3.1 समाप्त करने वाले हैं। आज की यह वीडियो आपकी इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं अपना पहला और 5वां प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, हमारा जो 5वां प्रश्न है वो क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, ठीक, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। बाग कैसा है? आयताकार है। कैसा है बाग हमारा? आयताकार। चलिए बनाकर और इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, एक हम आयत बना लेते हैं, मतलब ये हमारा बाग हो जाएगा, ठीक है। ठीक, बाग हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए ये हमारी लंबाई होती है, ये वाली, ये, और ये हमारी चौड़ाई होती है, ठीक। तो जिसकी लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई को यदि हम मान लीजिए x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है ना, तो चौड़ाई में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो यदि हम चौड़ाई में 4 जोड़ते हैं तो हमारी लंबाई आ जाएगी। ये हमारी मीटर में आएगी और ये भी मीटर में आएगी। अब इसको हम पहले इधर समझते हैं, ये हम कैसे लाएं। लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल डालेंगे और लिखेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। हमने इस बाग की चौड़ाई को x मीटर मान लिया है। तो लंबाई हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है, तो चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगी हमारी लंबाई, ऐसे इस तरीके से आ जाएगी। अब दिया है कि इसी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। परिमाप हमारा टोटल कितना होता है? 2l + b। ये होता है, इसका आधा जब हम करेंगे तो अपॉन में 2 लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? l + b। तो ये हमको दिया हुआ है, तो l + b दिया है, l + b बराबर 36 मीटर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। l की वैल्यू क्या है? x + 4 और b की वैल्यू क्या है? x, ठीक, बराबर 36। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से। l क्या लंबाई है और b क्या है? मतलब चौड़ाई है, ठीक। ऐसे हमने वैल्यू रख दी। अब एक यह x और एक यह x, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 2x, और ये वाला 4 ऐसे लिख देंगे और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो 4 है इधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो कितना आएगा? 2x प्लस बराबर 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, ठीक। तो 2x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 32 आ जाएगी, लेकिन 36 में से 4 घटाते हैं तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 32/2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 16 मीटर आ जाएगा। हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 16 मीटर, मतलब जो हमारी चौड़ाई होगी वो 16 मीटर आएगी। अतः बाग की चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर, 16 मीटर। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी है? 16 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई बराबर, यदि देखिए इसी फार्मूले पर रख लेंगे तो x का मान हमारा 16 है, 16 रखा और ये 4 आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे 16 में तो कितना आएगा? 20। मतलब जो आयताकार बाग की विमाएं आएंगी वो एक आएगी हमारे पास 16 और एक आएगी 20। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारा छठा प्रश्न क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण ये हमको दी गई है, ये रैखिक समीकरण हमको दी गई है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों। बस इसमें हमको, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 4 में किया था, इसके पिछले नंबर वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई दो रैखिक समीकरण दी हों उनको हम कैसे उनके हल निकालकर ज्यामितीय एक ग्राफ में कैसे हम उनको व्यक्त करते हैं, ज्यामितीय हल बताया था, ग्राफी हल बताया था, उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो से कुछ ये अलग प्रश्न पूछ रहा है। उसमें यहाँ पे पूछा है कि इस रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। इसी रैखिक समीकरण का युग्म, ऐसी रैखिक समीकरण बनानी है जिसमें जो हमारा हल आएगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए, ठीक। अभी नहीं समझ आया होगा, बस कोई बात नहीं, अब समझते चलिए। चलिए देखिए, ये रैखिक समीकरण दी है, पहले आप इसको लिख लीजिएगा कि रैखिक समीकरण ही हमको ये दी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनके लिए हमारी कंडीशन ये वाली होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में जैसे हम बना देंगे
तो हम हमारी जो दूसरी समीकरण आएगी वो सिद्ध हो जाएगी, वही हमारी समीकरण हो जाएगी। आप अपने मन से लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बस यहाँ पर जब हम उनके हल निकालेंगे तो प्रतिच्छेदी हल आने चाहिए, मतलब संगत हल आने चाहिए, ठीक है। ये समीकरण हमको क्वेश्चन में दी है, ठीक। अब इस समीकरण से जब हम कोई भी मान निकालेंगे तो A1 का आएगा, B1 का आएगा और C1 का आएगा, विजुअल है, ठीक है। A1 का वैल्यू आएगी 2, B1 की वैल्यू आएगी 3 और C1 की वैल्यू आएगी -8। इनको आप एक तरफ लिख लीजिएगा, ठीक, लिख लिया। अब देखिए हमको A1/A2 लिखना है, A2 की वैल्यू ऐसी लेनी है ये, ठीक, ध्यान समझिए। ये A1 हो गया अपॉन A2, इक्वल नॉट करना है क्योंकि हमको बराबर नहीं करना, ठीक। अब B1 की वैल्यू हमको दी है तो 3 लिख लिया अपॉन B2, ठीक है। समझ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक। अब पहले हम A1, A2 और B2 की वैल्यू निकालेंगे, A2 और B2। अब हमको यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है कि इसके बराबर ना हो, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 5 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, 5 लेते हैं, ठीक, 5 लिया। इधर हम लेते हैं 7, ठीक है, ध्यान समझते चलिए, 7 लिया। अब हमको C2 की वैल्यू भी तो चाहिए, तभी तो हमारी एक रैखिक समीकरण बनेगी, इसका युग्म बनेगा। तो C2 की वैल्यू हम ऐसी ले लें, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 6 लेते हैं, ठीक है, 6 ले लिया। बस आपको केवल ये कंडीशन देखनी है कि ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, प्रश्न के अनुसार हमारी जो कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। देखिए A2 की वैल्यू क्या हमने रखी 5, तो A2 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। अब इसका चर ये है तो इसमें भी वही चर होना चाहिए, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण युग्म होता है, उसी का युग्म वही चर होना चाहिए, ठीक है। 5 के साथ x लिखा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब दूसरी हमने B2 की वैल्यू क्या लिखी है, 7 लिखी है। आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, बस ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, बस आप कोई भी वैल्यू लिखिए, बस बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक। प्लस लिखा, अब यहाँ पे 7 लिखा, फिर यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पर भी y लिखेंगे, इसी के अनुसार हम लिख लेंगे। माइनस लिखा है तो कोई बात नहीं, आप प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको यही वाली कंडीशन फॉलो करानी थी जो कि हो चुकी है। अब यहाँ पर 8 लिखा है, 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने 6 लिखा है तो हम 6 ही लेते हैं, ठीक है, इक्वल 0। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए जो रैखिक समीकरण युग्म आएगा इस समीकरण का, तो ये वाला आ सकता है, ठीक। आप अपने हिसाब से कुछ भी अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं, बट जो हमारी जो कंडीशन है, मेन कंडीशन ये, यदि ये फॉलो हो रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यदि यही कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो आपका आंसर गलत है। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर 2 अपॉन, ये हमारा A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू मान लीजिए हम 4 ले रहे हैं, ठीक, और इसको हम नॉट इक्वल रख रहे हैं। और जब B1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और यदि हम B2 की वैल्यू 6 ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तो ये तो हमारा इक्वल आ जाएगा ना, तो ये तो हमारा इक्वल आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, ये कंडीशन समांतर रेखा के लिए होती है। तो इस तरीके से केवल ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, ये हमारे नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए समांतर रेखाएं जब होती हैं, समांतर रेखाएं कब होंगी, जब हम संगत होगा नहीं, क्योंकि समांतर है, दो रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो ये आपस में मिलने वाली नहीं है, तो संगत है नहीं। तो जब संगत ही नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। इसकी एक कंडीशन होती है। आप कंडीशन जब तक नहीं याद करेंगे, जब तक आप कंडीशन नहीं समझेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। कंडीशन समझने के लिए आपको शुरुआत से इस चैप्टर को समझना होगा, ठीक। आप वहीं से तभी आप इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। हमने इसी चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर बना दिए हैं, आप वहाँ से आराम से शुरू से प्लेलिस्ट से फॉलो करते आइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। थंबनेल आप जानते ही हैं कि किस तरीका है, रेड कलर का बैकग्राउंड है और फोटो लगी हुई है और लिखा हुआ है बड़ा बड़ा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, आप आराम से वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आइए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए ये समीकरण हमको क्वेश्चन में दी है, इसी के सापेक्ष मतलब इसी का युग्म बनाना है ऐसी समीकरण जो जिनके हम हल निकालें तो समांतर हों, ठीक, समांतर आने चाहिए। अब मान लीजिए समांतर, सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है। क्या होती है कंडीशन, यही होती है ना कि दोनों हमारी जो रेखाएं हैं, मतलब ये दोनों पद बराबर होने चाहिए। तो अब हमको A2 की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो पद आएगा इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर A2 की वैल्यू
4 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 ले रहे हैं और यहाँ पर 6 ले रहे हैं, तो और यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं। चलिए हम कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, बस हमारा ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन के लिए दी है, ठीक। अब देखिए हम A1/A2 करते हैं, तो A1/A2 मतलब 2/4, ठीक, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 3/6 क्योंकि B1/B2 होता है, 3/6 हो जाएगा। अब C1/C2 करेंगे तो माइनस का 8/3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक। अब ये तो कटेगा नहीं तो इसको नॉट इक्वल में रख लीजिए। अब 1/2 आया, 1/2 इक्वल, ठीक है, फिर 1/2, ठीक। मतलब ये हमारी पद दोनों पद बराबर आ गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इनके बेस पर हम एक इसका युग्म बना सकते हैं। युग्म क्या बनेगा, देखिए युग्म यहाँ पर 4 लिखा, युग्म के लिए हमारे पास वही पद होना चाहिए, वही या चर पद होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर 6 है, यहाँ प्लस था तो लिख लिया। प्लस माइनस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस तभी करेंगे क्योंकि जब हम यहाँ पे प्लस, देखिए प्लस की वैल्यू लिए हैं ना, तो प्लस का ही करेंगे, ठीक। ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस की वैल्यूज़ ली हैं तो प्लस का ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 4x लिख लिया, प्लस 3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि इसका हम युग्म बना रहे हैं। अब फिर माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ये वैल्यू किस में ली है, प्लस में ली है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए इस 3 को हम यहाँ लिखा और ये जो हमारा युग्म आएगा इसी समीकरण का युग्म हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर 8 लिख ले रहे हैं, ठीक, 8 लिख ले रहे हैं और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 12, तो 2 चौको 8, 3 चौको 12, मतलब 1/4 1/4 दोनों बराबर आने चाहिए, बस हमारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, वो भी देख लेते हैं इसी में। तो देखिए संपाती रेखाएं होंगी कब, ये हमारा क्वेश्चन है कि संपाती रेखाएं, ठीक। संपाती रेखाओं के लिए सबसे पहले हमने प्रश्न में दिया हुआ है ये वाली समीकरण, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल करके इसी के जो इसका युग्म बनेगा, समीकरण बनेगा, उसको हमको लिख देना है। और सबसे पहले हमको इसके लिए जाननी पड़ेगी इसकी कंडीशन, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब इसके जो तीनों पद होंगे वो बराबर होंगे, ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यदि हम यहाँ पर कितना कर दें, ध्यान समझिए, यहाँ पर 2 है, यदि हम यहाँ पर 8 कर रहे हैं, ठीक, इस बार हम 4 नहीं लिखेंगे 8 लिखते हैं। देखिए दूसरे तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर 8 कर दिया, यहाँ पर हमारा 3 है, तो हमने 2 चौको 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4 का ही मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 का ही मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तभी दोनों बराबर आएंगे। देखिए तीनों पद बराबर आएंगे कब, देखिए 2 चौको 8 आता है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे और इससे करा दीजिए तो हमारा तीनों पद बराबर आ जाएंगे। देखिए 3 चौको 12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का है तो इधर भी माइनस का ही लेंगे तभी तो बराबर होगा, प्लस का ले लेंगे तो नॉट इक्वल तो हो जाएगा ना। तो 8 चौको 4 8 32, तो 8 चौको 32, ठीक, माइनस का 32 ले लेंगे। समझ आया अच्छे तरीके से। अब देखिए इसकी हम कंडीशन लगा कर एक बार देख लेते हैं A1/A2 वाला, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम समीकरण निकालेंगे। देखिए क्या है कि A1 मतलब 2/8 बराबर 3/12 इक्वल 8 माइनस का 8 माइनस का 32। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 8 1 जा 8 4 जा 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो मतलब 1/4 तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जो रेखाएं आएंगी वो हमारी संपाती होंगी। अब संपाती होंगी, चलो समझ गए हम, अच्छे तरीके से समझ गए, हमने A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब सबसे मेन बात आती है उसका युग्म लिखना, कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर काहे का नंबर लिया, प्लस का लिया है, तो प्लस का ही नंबर हम लिखेंगे 8। अब इसका युग्म हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या, कौन सा चर पद है, x, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। यहाँ पर हमने फिर क्या लिखा है, प्लस का नंबर लिया है तो प्लस का नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने y हमारा है ना, इसका युग्म लिखेंगे तो y आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस का लिया है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस के बाद में हमारा यहाँ पे चर पद तो कोई दिया ही नहीं है। तो जो हमारे पास जो हमने अचर पद लिखा है, जिस ऋणात्मक लिखा है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 32 बराबर 0 और ये हमारी समीकरण इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको जो छठा प्रश्न है
अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यह प्रश्न उन्हीं बच्चों को नहीं समझ आया होगा जिन्होंने शुरुआत से क्लासेस नहीं देखी हैं। तो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको शुरू एक सिस्टमेटिक वे से आपको क्लासेस मिल रही हैं और उन क्लासेस को आप निरंतर देखते रहिए, तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। तो देखिए हमारा जो लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, वो बोलता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हमको पता चल चुका है कि हमको इस प्रश्न में ग्राफ खींचना है, ठीक है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं और फिर ये वाला हम करेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन को बाद में करेंगे, पढ़ तो लिया है, अब इस पोर्शन को बाद में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीका बताया है कि जो समीकरण युग्म दिए हैं उनके अलग अलग x या y के मान निकाल लीजिए और उनको एक डिब्बे में भर लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे, मतलब ग्राफ खींच देंगे। तो पहली हमारी जो समीकरण दी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ध्यान से समझिए, यदि हम यहाँ से मान लीजिए y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, y की वैल्यू निकालते हैं तो y को हम उधर भेज देंगे तो y हमारा प्लस का आ जाएगा और इधर कितना बचेगा x प्लस 1, ठीक, ये हमारे आ जाएगा। अब इसका हम एक डिब्बा बनाएंगे, क्या आपको डिब्बा विजिबल है होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास इनका डिब्बा आ जाएगा, ठीक, ये x का हो जाएगा और ये y का हो जाएगा। x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं, चलो x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 बराबर 1, ठीक, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अब x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, कैसे, 1 रखेंगे 1 प्लस बराबर 2, ठीक। अब x की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, कितनी रखते हैं, 2 रखते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए कैसे आएगी, तो 2 रखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 3, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। इस समीकरण के लिए ये हमारी जो हल आए गए हैं, इस एक्स वाई के हल हमने निकाल लिए हैं। अब इस समीकरण के लिए हम निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ठीक। देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से हम ऐसी वैल्यू निकालें जिसका हमको आसानी हो कैलकुलेशन में, ठीक, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए हम यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें, तो देखिए हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y बराबर आएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये वाला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे y ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा कितना, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए इसका हमने डिब्बा बनाया, ये देखिए बनाया, बेहतर तरीके से बना दिया, ठीक। एक हुआ x, एक हुआ y। अब x की वैल्यू यदि मान लीजिए हम 0 रखते हैं, 0 रख देंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, कितनी रखते हैं 2। तो देखिए y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 6/2, यहाँ से आएगा 6/2, यहाँ से कटेगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, चलो x की वैल्यू अब हम 3 रखते हैं, x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो x की वैल्यू हम 3 रखेंगे। ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमको कैलकुलेशन में आसानी पड़े, हम कैसे बोल दे रहे हैं कि इतनी रखनी है उतनी रखनी है, आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक। ऐसी वैल्यू हमको रखनी है जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 12 में से जब 9 घटाएंगे तो 3 आएगा और 3/2। क्लियर। देखिए यहाँ पर हमारे 3/2 आ रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग करेगा आपको, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 4 लेते हैं, चलो ठीक है 4 लेते हैं, वैल्यू कितनी लेते हैं 4। अब मान लीजिए हम 4 लेते भी हैं तो यहाँ पर 12 माइनस 4 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 12 आ जाएगा और 12 में से 12 0 हो जाएगा और अपन 2 मतलब 0। तो यदि हम
x के स्थान पर 4 रखेंगे तो y का हमको 0 मिलेगा। अब हमको एक और x की वैल्यू रखनी है। अब वो वैल्यू हम क्या रखें, मान लीजिए अब हम वो वैल्यू 0 रखते हैं। चलिए 0 रखेंगे तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 का जो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। यदि हम 0 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेंगी 6। क्लियर। अब देखिए हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ये हमने हल निकाले, अब इसी का हम ग्राफ खींचने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम खींचते हैं इस प्रश्न में ग्राफ। तो देखिए हमने ग्राफ बना लिया है, अब इसको हम खींचते हैं। समीकरण 1 के हल ये हैं और समीकरण 2 के हल ये हैं। ठीक है, समीकरण 1 में हम x के स्थान पर चलेंगे 0, x के स्थान पर हम चलना 0। अब y के स्थान पर हमको चलना है 1, तो y के स्थान पर हमने चला 1, बिंदु हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक, अब x के स्थान पर 1 चलना है और y के स्थान पर 2 चलना है। 1 और 2 बिंदु यहाँ पर मिलो। ठीक, क्लियर। अब x के स्थान पर 2 चलेंगे और y के स्थान पर 3 चलेंगे। 2 और 3 लगभग कुछ यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छे तरीके से एक ये रेखा आएगी, हम इसको अच्छे से खींच लेंगे। अभी हमारे पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, हमने ये रेखा खींच दी है। क्लियर, ओके। अब देखिए दूसरी समीकरण हमारे पास दी है, थोड़ा फ्लैश लाइट में दिक्कत आ गई है बट कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरी समीकरण हमारे पास ये है कि x के स्थान पर हमको 2 चलना है, x अक्ष पर 2 चलेंगे, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, 2 और 3 यहीं पर आएगा। ठीक, यह बिंदु हमारा कटेगा। ठीक है, और यही बिंदु हमारा दूसरी समीकरण के लिए हो जाएगा। अब x पर 4 चलेंगे, y पर 0 चलेंगे, x पर 4 बट y पर 0 ही रहेगा, तो हमारा दूसरा बिंदु यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक, अब तीसरा जो बिंदु होगा x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6, तो यहाँ पर क्या समझ आया, यहाँ पर। अब देखिए एक हम यहाँ से ऐसे रेखा जाएगी, एक रेखा कुछ इस टाइप से जाएगी। क्लियर है। अच्छी तरीके से ये रेखा चली गई। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कोई त्रिभुज बन रहा है? देखिए ये रेखा यहाँ पर से गई, ये त्रिभुज बना। क्या क्लियर है आप लोगों को? ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ना, अच्छे तरीके से। क्लियर है, ये वाला त्रिभुज। अब यदि हम इन त्रिभुजों की हम क्या निकालें, इन त्रिभुजों के हमको शीर्ष भी निकालने हैं। तो शीर्ष देखिए यहाँ पर x पर हमको 0 चला है और y पर 6, तो मान लीजिए ये हमारा आएगा। हमने त्रिभुज बनाया ABC त्रिभुज बनाया, तो A बिंदु के निर्देशांक हमारा आ जाएगा 0,6। अब जो B बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्योंकि ये मूल बिंदु पर है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, 0,0। क्लियर, अच्छे तरीके से। अब देखिए जो C बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x पर तो 4 गया है लेकिन y पर 0 है, तो यहाँ पर आएगा x पर कितना गया है, 4, तो 4,0। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे निर्देशांक आ जाएंगे और जो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। क्लियर है, अच्छी तरीके से। चलिए, तो आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।